नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात कर रहे हैं 5 राज्यों का जनादेश। आपको बता दें कि आज 5 राज्यों के चुनावों के परिणाम घोषित हो रहे हैं और अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो यहां पर सत्ता परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुमत के आंकड़े को बीजेपी ने छू लिया है, तो एक बड़ा बदलाव पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकता है। बंगाल में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा छुआ। रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा छुआ। बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी को पीछे छोड़ा। भवानीपुर में ममता और शुभेंदु के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बंगाल में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा फिलहाल छू लिया। बहुमत के लिए 147 सीटें चाहिए थी, फिलहाल बीजेपी 150 पर है, टीएमसी 92। एक बड़ा बदलाव पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। असम जहां पर 126 सीटों पर चुनाव रिजल्ट घोषित हो रहे हैं, वहीं बीजेपी 83 सीटों पर है, कांग्रेस 27, अदर्स 2। बड़ा बदलाव फिलहाल पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। 5 राज्यों में आज परिणाम घोषित होने हैं। मतगणना जारी है। भवानीपुर में ममता और शुभेंदु अधिकारी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं बंगाल से। रजनीकांत वशिष्ठ जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े हुए। आप दोनों का स्वागत है। कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी, सवाल आपसे। एक बड़ा परिवर्तन पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकता है। 150 पर बीजेपी है, ये आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं। पिछली दो दिन से ममता बनर्जी को लग रहा है वो हार रही है। और बड़ा आश्चर्य की बात है जो अभिषेक बंदोपाध्याय 2 दिन से गायब हैं। उनके ऊपर शायद ममता दी काफी गुस्से में है, क्योंकि उसका वो जो चैलेंज करता हूं और मैं फांसी में लड़ जाऊंगा, मैं देख रहा हूं 4 तारीख 12 बजे का बाद वो अमित शाह को चैलेंज किया था, आप बंगाल में हिम्मत है तो रोकिए। ये सब डायलॉग अभी बंद हो गया है पिछले 2 दिन से। तो ये कुछ लग रहा है जे आईपैक को ये वोट काउंटिंग के दिन में बैठने नहीं दिया। ये ममता बनर्जी लास्ट तक कोशिश किया, सुप्रीम कोर्ट में भी गया, जब बताया जे सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय वो वोट काउंटिंग में बैठेगी, तो वो उनमें नाराजी था। जे पहले ये आईपैक का आदमी बैठता था वोट काउंटिंग के दिन, वो अभी नहीं रहा। तो ये जो मैनिपुलेशन था इलेक्शन का, टोटल मशीनरी में ममता बनर्जी का, ये इलेक्शन कमीशन एक एक करके उनको निकाल दिया है। सो इसीलिए लग रहा है, अभिषेक को भी लग रहा है जे 12 बजे, 4 तारीख को 12 बजे बाजा तो बजने वाला है और ज्यादा दूर नहीं है। तो वो अमित शाह को बोला था जे आपका हिम्मत है, और कुछ दुष्शब्द भी उच्चारण किया था, एक बाप का बेटा है या समथिंग लाइक दैट, वो करके बोला है। तो 12 बजे का बाद हम मिलेंगे इधर। तो ये ममता बनर्जी इज ऑल्सो वेरी डिप्रेस्ड विथ अभिषेक, ये मेरे को लग रहा है। कर्नल कुणाल जी, ये जो एसआईआर की प्रक्रिया बंगाल में हुई और कई जो फेक वोटर्स थे उनका निकाला हुआ, आपको लगता है ये बीजेपी की अगर जीत होती है तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है? क्योंकि ममता बनर्जी ने इसको लेकर हर दांव खेला, नहीं खुद नहीं, वकील भी ये बन तो गई। एकदम सही है। और काफी जोक इसका बारे में है, जो मरा आदमी है
वो आके वोट देता था। ये बोल रहा है कोई विधवा आदमी है, मेरा हस्बैंड आके वोट दे के चला गया, मेरे को पता चलता तो मैं एक बार हस्बैंड से मिल लेता। मतलब ऐसा जो काफी बंगाल में चालू है। लेकिन वो सब निकल गया। एंड फर्स्ट इनिशियल केस में 58 लाख आदमी को निकाल दिया। ममता बनर्जी का भवानीपुर में ही 44,000 वोट कम हो गया है। और पिछली बार भवानीपुर में पार्लियामेंट इलेक्शन में तो बीजेपी ऐसे ही ये दूसरा वोट लेकर भी हारे थे। तो इसलिए इस बार ममता बनर्जी का चांसेस कम है भवानीपुर में। और शुभेंदु इसीलिए भवानीपुर में खड़ा हुआ है टू कंट्रोल ममता बनर्जी आउटसाइड। मतलब यहाँ पे ममता बनर्जी कभी भवानीपुर में रोड शो नहीं किया है, घर घर में नहीं गया है। तो वो मैक्सिमम कोई एक दो मीटिंग किया है। लेकिन इस बार काफी टाइम ममता बनर्जी भवानीपुर में बिताया। इसका मतलब जो प्रेशर शुभेंदु ने क्रिएट किया है वो सफल हुआ था, ये मैं बता सकता हूं। बिल्कुल, राजनीतिक विशेषज्ञ रजनीकांत वशिष्ठ जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रजनीकांत जी, अगर हम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। 150 सीटों पर बीजेपी है, टीएमसी 92 पर। ये बड़ा झटका ममता बनर्जी को लग सकता है और ममता बनर्जी ने एक भूमिका बनानी भी शुरू कर दी थी। ईवीएम का रोना अभी 2 दिन पहले शुरू हुआ। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर काफी हाय तौबा मची पश्चिम बंगाल में। इन तमाम समीकरणों को देखें, अगर बीजेपी जीती तो आपको क्या लगता है कि कौन से बड़े फैक्टर्स हैं जो बीजेपी के लिए काम कर गए? देखिए, पहला सबसे बड़ा फैक्टर तो एसआईआर था, जिसमें जैसे अभी कर्नल साहब भी जिक्र कर रहे थे कि जो डेड हो चुके थे वो उन लोगों के भी वोट डाले जाते थे, वो सारी सफाई हुई। सबसे बड़ा फैक्टर तो मुझे ये लगता है। दूसरा फैक्टर ये लगा कि जो फियर फैक्टर था, जो डर था लोगों में वोट डालने से, वो जो सेंट्रल फोर्सेस वगैरह जो तैनाती हुई और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम जो है चुनाव हो जाने के बाद भी 60 दिन और रुकेंगे, क्योंकि पोस्ट पोल वायलेंस भी देखा गया पिछले चुनावों में बंगाल में। तो वो जो भय था, वो भय खत्म हुआ। और भय खत्म होने के कारण ही आप देख रहे होंगे कि जो पोलिंग परसेंटेज है वो बढ़ा। दरअसल ये पोलिंग परसेंटेज का बढ़ना इस बात का सबूत है कि जो लोग वोट देने नहीं जा पाते थे डर के कारण या किसी कारण से, वो वोट देने गए। तीसरी बात मुझे लगती है कि महिला आरक्षण में भी एक जो है महिला आरक्षण का जो मसला हुआ पार्लियामेंट के अंदर, और उसको बिल को जिस तरह से निगेट करने की कोशिश की कांग्रेस और अपोजिशन ने, ममता बनर्जी ने भी ये भी इन्होंने भी सपोर्ट किया। तो जो महिला है वो खासतौर से डरी रहती थी वो निकाल में, तो फोर्सेस की वजह से खत्म हुआ। दूसरा, उसे लगा कि अगर हमको कोई अधिकार मिलने जा रहा है महिलाओं को, तो उस अधिकार पर ममता बनर्जी महिला होते हुए भी रोक लगा रही हैं, तो दिस इज नॉट गुड। तो महिलाओं की बढ़ती संख्या, ये सारे मुझे 3 फैक्टर ये बड़े लगते हैं जिनके कारण कि भारतीय जनता पार्टी अंततः 15 साल की मेहनत के बाद में बंगाल में प्रवेश कर गई। और मैं यहाँ पर गरिमा जी एक और बात का जिक्र करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के एक नेता हुआ करते हैं कलराज मिश्रा जी। वो कहा करते थे, ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 85 के अराउंड की। वो कहा करते थे कि जिस दिन गाजीपुर वाज अ बेस्टियन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टीज, तो जिस दिन गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी उस दिन उत्तर प्रदेश पर हमारा राज हो जाएगा, और जिस दिन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर गई उस दिन पूरे देश पर हमारा कंट्रोल हो जाएगा। तो माने इसके लिए बहुत डेस्परेट थी बीजेपी। और ये जो चुनाव आयोग ने जो काम किया, हालांकि हो सकता है कि चुनाव आयोग के ऊपर काफी आरोप लग रहे हैं, सारी बातें हैं, लेकिन उन्होंने भी शायद टीएम सेशन की तरह से मजबूती के साथ में जो बोगस वोटर्स हैं उनको हटाने का एसआईआर के जरिए जो काम किया, उसके लिए उनको श्रेय दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि मैं गरिमा नहीं यशी हूं
और दूसरी बात ये कि यशी जिस तरीके से ये जो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर लेकिन तमाम विपक्षी दलों ने सवाल उठाए और आज तक ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि अगर फेक वोटर्स एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए बाहर गए हैं तो इसमें किसी को भी क्या समस्या हो सकती है और विपक्ष इसको जस्टिफाई कैसे कर सकता है? जी जी, क्योंकि उनकी जीत के कारण वही था, जीत का कारण ही तो बोगस वोटिंग थी उनकी। बिल्कुल। और आपको लगता है कि महिलाओं ने एक तरफा जाकर बीजेपी को वोट दिया है इस बार? मुझे तो ऐसा ही लगता है। असम की बात कर लेते हैं, अगर अब हम असम की बात करते हैं, बीजेपी 91 सीटों पर है, कांग्रेस 28 पर है। इस समीकरण को फिलहाल कैसे देख रहे हैं आप? इसका मतलब यह है कि असम में हेमंता विश्व शर्मा की विश्वसनीयता जो है वो अपनी जगह कायम है। एज ए लीडर हेमंता विश्व शर्मा ने केवल आसाम ही नहीं, लगभग पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो अन्य राज्य हैं उनमें भी बीजेपी के लिए एक बीकॉन लाइट का काम किया है। उनको नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करने में, मतलब अकेले आसाम ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करने में हेमंता विश्व शर्मा ने, और यहाँ कांग्रेस बुरी तरह चुप गई हेमंता विश्व शर्मा। लाइवे आছি একটা চ্যানেলে কেটিভি, হ্যাঁ, তো ওই জন্য আমি তো টেলিফোন में कोई आवाज आने लगी। यशी जी, कर्नल जी को म्यूट হবে দাঁড়া আর একটু বাদে আমি এরপরে এই 11। ठीक है, तमिलनाडु के समीकरणों की बात करें तो उसको कैसे देख रहे हैं रजनीकांत जी? तमिलनाडु में मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो एक सेक्टोरल जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ा सा अब जो है वो उतार पर है। तमिलनाडु में पिछले 60 सालों में द्रविडियन पॉलिटिक्स, एंटी हिंदू, एंटी सनातन, ये द्रविडियन पॉलिटिक्स खूब फली फूली। और वैसे साउथ के राज्यों में आपने खुद देखा होगा यशी जी कि जो स्टार्स होते हैं, माने इवन इन तमिलनाडु एमजी रामचंद्रन वाज अ स्टार, उसके बाद में जयललिता स्टार थी, तो वो उनका एक अलग आकर्षण होता है। तो कुछ समय के एनटी रामाराव के बाद में, आंध्र में एनटी रामाराव कभी इसी तरह उभार हुआ था, उसके जाने के बाद में ऐसा लगने लगा कि अब ये स्टार पावर खत्म हो रही है पॉलिटिक्स से। लेकिन तमिलनाडु में जिस तरह से 10 साल एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट हुई अगेंस्ट द डीएमके गवर्नमेंट, वो नंबर 1। नंबर 2, वो जो AIADM की थी वो भी द्रविडियन पॉलिटिक्स पे ही बेस करती थी। इन दोनों ही जो द्रविडियन पॉलिटिक्स के जो झंडा बरदार थे, DMK या AIDMK, उन दोनों को इस बार स्टालिन सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप थे वो उनको कैसे देख रहे हैं? स्टालिन सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, क्या उनका असर आपको रुझानों में नजर आ रहा है? जाहिर सी बात है, अगर टीवीके का जो स्टार है विजय, अगर वो इतनी सीटें ला रहे हैं, इसकी संभावना लोग पहले से व्यक्त कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो, और वही हुआ तमिलनाडु में। चलिए केरल की बात करते हैं। 140 सीटें लेफ्ट जो है वो 47 सीटों पर है, कांग्रेस 89 और अदर्स 4। कांग्रेस यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। हाँ, ये तो पोलस्टर्स भी बात कह रहे थे कि वहां भी एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट लेफ्ट थी, और ये कांग्रेस यहाँ थोड़ा सा खुश हो सकती है इस राज्य में, केरल में, कि उसे वहां पर यही होता रहा है हमेशा कि कभी LDF, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, कभी ये UDF, ये दोनों बारी बारी से सत्ता पे आते रहे, लेकिन ये LDF जो है पिछले 10 साल से शायद यही वजह है रजनीकांत जी की जो महिला आरक्षण के लिए सीटें बढ़ाने की बात हो रही है उसका विरोध कांग्रेस को करना पड़ रहा है, क्योंकि सीटें बढ़ेंगी क्योंकि बाहर साउथ की सीटें कम होंगी। ये एक बड़ा कारण है। बिल्कुल, हाँ, बड़ा कारण है, क्योंकि महिलाएं भी अपना अधिकार चाहती हैं। बिल्कुल, राजनीति में, क्योंकि आज की महिला 30 साल की 40 साल पहले की महिला से फर्क है। वो पढ़ी लिखी है, वो घर से बाहर निकलती है, वो हर तरह की जिम्मेदारियां उठा रही है और बड़ी कुशलता के साथ निभा रही है। तो अगर वो कहती है अगर हमारा पॉलिटिकल शेयर हमें क्यों नहीं दिया जा रहा, और पॉलिटिकल शेयर भी विद इंक्रीज नंबर ऑफ असेंबली सीट्स और पार्लियामेंट्री सीट्स। भाई अभी ये तो कहते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं कि साहब इन्हीं में लागू कर दीजिए आप आरक्षण, जो मौजूदा सीटें हैं उन्हीं में 33% महिलाओं को दे दीजिए।
भाई सवाल ये है कि इनके बजाय अगर उस परिसीमन के जरिए वो प्रस्ताव ये था कि हम सीट्स को बढ़ाएं, नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ा रहे हैं, जिससे हर वोट की ताकत बराबर हो जाए, देश में हर वोटर की ताकत बराबर हो जाए। कहीं तो 30 लाख वोटर है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कहीं 5 लाख वोटर है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बताइए, तो 30 लाख वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर की ताकत तो कम हो गई ना। तो अगर वो परिसीमन के साथ में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा करके महिलाओं को आरक्षण देने की बात अगर प्रस्ताव में रखी गई थी सत्ता पक्ष द्वारा, तो इसका विरोध कांग्रेस को भी झेलना ही पड़ेगा। बिल्कुल, और झेलना पड़ा है, दिख रहा है। पुडुचेरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर AINR और बीजेपी 22 पर है, DMK और INC 6 और अदर्स 1। इसको इस समीकरण को कैसे देख रहे हैं? हाँ, ये भी अपेक्षित था। ये भी अपेक्षित था, क्योंकि DMK आप देख रही हैं तमिलनाडु में तीसरे नंबर पर आ गई है। और DMK और AIDMK ही सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स पुडुचेरी में भी थे, क्योंकि वो लगी हुई टेरिटरी है वो। तो वही जो प्रभाव तमिलनाडु में दिखाई पड़ा है, वही प्रभाव पुडुचेरी में दिखाई पड़ा है। इसीलिए वहां जो एनडीए घटक है, वो भारी बहुमत की ओर बढ़ रहा है, मजबूती के साथ। बिल्कुल। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें रजनीकांत जी, तो वहां पर एक लंबा कार्यकाल ममता बनर्जी ने बताया, और मुझे ऐसा लगता है कि क्या उनकी अगर वो हारते हैं वहां से, और अब चूंकि बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी बहुमत के आंकड़े को भी पार कर चुकी है, लेकिन बंगाल में ये भी, क्योंकि एक लंबा कार्यकाल जब कहीं पर किसी भी व्यक्ति का होता है तो बहुत सारी चीज़ें दिखने लगती हैं, सामने आने लगती हैं, और फिर लोगों के जो मतभेद हैं वो नज़र आने लगते हैं, और शायद ये भी एक कारण है बंगाल में सत्ता परिवर्तन का। ये तो बिल्कुल है। देखिए, जैसे आपने शुरू में ही पूछा था कि बंगाल में क्या कारण है, तो उनमें से एक कारण और जोड़ लीजिए, वो कारण था एंटी इनकम्बेंसी। 15 साल में ममता बनर्जी के शासन को जनता ने अच्छी तरह से देख लिया, और उनको महसूस हुआ कि देखिए किस तरह से कभी कलकत्ता जो है देश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र हुआ करता, उस पे यशी जी आपको याद होगा गाने भी बन गए कि बलम कलकत्ता पहुंच गए। मतलब कहने का मतलब कलकत्ता वाज अ वेरी बिग बिजनेस सेंटर, माने बिगर देन द बॉम्बे इवन, या हैदराबाद या बेंगलोर, ये कहीं अस्तित्व में नहीं थे। कलकत्ता सबसे बड़ा सेंटर था। आज ये सिंगूर के कारखाने का विरोध करके ममता बनर्जी सत्ता में आई, जो टाटा लगाने जा रहे थे। अच्छा देखिए, एक चीज और थी बंगाल के चुनाव में, बाहरी बनाम बंगाल की अस्मिता, बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ इस बार भाजपा ने वो गलती नहीं की। हाँ, जो गलती उनसे 22 में हो गई थी, जो पिछले चुनाव में हो गई थी, कि ये बहिरोगत, बाहर से आए हुए लोग, हाँ, ये, लेकिन इस बार उन्होंने उनके जो भी रणनीतिकार भारतीय जनता पार्टी के केंद्र से या अन्य प्रदेशों से पहुंचे थे, वो पीछे रहे पर्दे के, वो कहीं बाहर नहीं दिखे, सड़क पर नहीं दिखे। सड़क पर दिखे कौन? शुभेंदु अधिकारी जी, या जो मजूमदार हैं जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, या प्रामाणिक जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, या वो पुराने जो थोड़ा नाराज थे दिलीप घोष, वो ज्यादातर सड़क पर जो नेता दिखाई दिए। अब आप शुभेंदु अधिकारी को बहिरोगत कैसे कह सकते? एक बड़ा नाम अजय कुमार शर्मा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद शर्मा जी हैं, जो लाए गए बंगाल, जो उनको कहा जाता है कि वो चुनाव का समीकरण बदल सकते हैं बीजेपी की तरफ से। मैं उनका नाम आपको क्लियर करके बताती हूँ। उनका असर भी देखने को शायद मिला है, बहुत चर्चा हुई थी उसको लेकर। बीजेपी का एक डेलीगेशन जाता है, वो वहाँ पर मछली भात खाता है। तमाम चीज़ें इस बार चुनाव को जीतने के लिए की गई, शाम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया गया कि कैसे जनता को बताया जाए कि हम बाहरी नहीं हैं, हम भी यही हैं, इसी का हिस्सा हैं। नवरात्रों में उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे दिया गया कि वहाँ पर नवरात्रों में पूरी तरीके से नॉनवेज बंद कर दिया जाता है, यहाँ पर भी बंद कर देंगे, और तमाम चीज़ें कही गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसका खासा असर देखने को मिला नहीं है। और महिलाएं, एक अक्सर चुनाव में देखा जाता है कि महिलाएं जो ठान लेती हैं उसका असर हमें सत्ता में दिखता है। जी बिल्कुल, वही हुआ है यशी जी, वही हुआ है। और वो जो जितने भी वो नैरेटिव्स थे, वो कुल मिलाकर के एक तरह से पोलराइजेशन भी
आपको आपको ध्यान होगा यशी जी, अभी राहुल गांधी जी ने भी कहा कि बीजेपी को बंगाल में प्रवेश कराने के लिए ममता बनर्जी खुद जिम्मेदार हैं, बिकॉज वो बहुत ज्यादा बहुत कुछ पोलराइज कहा कर रही राहुल गांधी जी ने, तो ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा आड़े हाथों लेते हुए काफी कुछ कह दिया। हाँ, जी। और उनका अधीर रंजन चौधरी जी वो शुरू से ही ममता जी पर आक्रामक थे, क्योंकि देखिए कांग्रेस एक पैन इंडियन पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी आज पूरे राष्ट्र में फैल चुकी है, उसी तरह से कांग्रेस आज नहीं तो कल तो पूरे राष्ट्र में ही थी। कांग्रेस को ही जानते थे। कांग्रेस को खाया किसने? धीरे धीरे कांग्रेस को रीजनल पार्टीज ने खाया। अच्छा, ममता बनर्जी कहां से निकली है? ममता बनर्जी भी तो कांग्रेस से ही निकली है ना। तो जब तक डिफरेंट स्टेट्स में रीजनल पार्टीज का अवसान नहीं होगा, तब तक कांग्रेस बढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि कांग्रेस का ही वोट लेकर के चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम या एआईडीएमके हो, चाहे और दूसरे राज्यों में राष्ट्रीय जनता दल हो, या जहां जहां भी आप रीजनल पार्टीज का उभार देख रहे हैं, वो सारा उभार कांग्रेस की बॉडी से ही निकल के आया है या कांग्रेस को ही खत्म करके आया है। तो कांग्रेस का जो मेरा ख्याल दूरगामी, देखिए उसे शायद बहुत जल्दी सत्ता की है भी नहीं। कांग्रेस का दूरगामी लक्ष्य है कि किसी तरह से ये जो रीजनल पार्टीज हैं ये कमजोर हो, तब तो हम घुसे। तो एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस खामोश रही, उसका एक कारण, या खामोश रही या ममता दीदी पर आक्रामक रही, तो उसका एक कारण ये भी है कि ममता दीदी जाएं तब तो हम जगह बनाएं। और अगर हम बात करें असम की, तो हेमंता बिस्वा शर्मा को भी तो काफी कुछ राहुल गांधी ने मन से कहा, अल्टीमेटम दे दिया था और काफी छीटाकसी उन पर भी हुई थी। लेकिन असम में समीकरण फिलहाल बीजेपी के पक्ष में ही है। नहीं, लेकिन ही इज अ वेरी डायनेमिक लीडर, यू नो। देखिए बड़ा समझदारी से उन्होंने काम लिया असम के चुनाव में। उन्होंने कहा कि हमें असमिया मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा वोटर है। रजनीकांत जी, देखिए अभी जो चुनाव में अपडेट है, अभी जिस तरीके से मतगणना में जो अपडेट आया वो ये है कि टीएमसी 105 सीटों पर है और बीजेपी 147, जो अभी 150 फिर से चेंज हो गया है। टीएमसी 95 पे आ गई, बीजेपी 157 पर। जी जी। तो बहुमत का आंकड़ा तो छू ही चुकी है बीजेपी। ये तो अंतिम नतीजा आने तक ये सब होता रहेगा। हाँ। लेकिन अगर पोलस्टर्स कैलकुलेट कर रहे थे तो लगभग उसी के आसपास नतीजे सामने आ रहे हैं फिलहाल रुझान के हिसाब से। ये मैं नहीं कह सकता कि आखिर में क्या होगा। हो सकता है कि ममता रिटेन कर जाए, हो सकता है कि बीजेपी और आगे बढ़ जाए, 160 170 पहुंच जाए। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, अभी तो कई राउंड्स के जो मतगणना है वो बाकी है। असम में एनडीए की हैट्रिक होती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर अवैध घुसपैठ और लैंड जिहाद का जो मुद्दा था और जो असमिया पहचान थी उसकी लड़ाई लड़ी जा रही थी और उसका असर कहीं ना कहीं दिखने को मिल रहा है इस रिजल्ट्स में। हाँ, वही मैंने आपको बताया यशीष जी कि उन्होंने जो हेमंता बिस्वा शर्मा है, उन्होंने असम के मुसलमानों को कहा कि ये भी हमारे ही है। उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश से आए मुसलमान उनको हमको बाहर करना है। तो ये बिखराव जो मुस्लिम वोटर्स का जो बिखराव हुआ, तो आपको लगता है इसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ? हाँ, बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल हुआ है। वो ये खुद कह रहे हैं, बल्कि मुस्लिम बहुल जो सीटें हैं वहां उन्होंने अपने कैंडिडेट्स ही खड़े नहीं किए। जो असम गण परिषद वगैरह है, जो उनके सहयोगी भाजपा के एनडीए में है, वो उन लोगों को कहा कि भाई आप लोग अपना कैंडिडेट खड़ा कर लो, यहाँ हम तो कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि हमको मुसलमान वोट नहीं देगा। लेकिन दूसरी बात, असम में असमिया लोगों को, असमिया संस्कृति को संरक्षण देने में और बचाने में पिछले जिस तरह से 10 सालों में, पहले इनसे पहले जो सोनोवाल जी थे और उसके बाद में हेमंता जी ने जो पिछली बार कमान संभाली 5 साल पहले, वो कुल मिलाकर के असमिया लोगों में विश्वास भरने में कामयाब रहे। जो उनके सामने जो गौरव गोगोई जो स्टेट लीडर के तौर पर कांग्रेस ने जिन्हें पेश किया था, वो हल्के साबित हुए। उन्हें लगा कि हेमंता बिस्वा शर्मा के हाथों में वो असम सुरक्षित है, वहां की जनता को लगा। ऑफ कोर्स महिलाएं तो वो आरक्षण वाला, मैंने आपको बताया कि आरक्षण
जो जिसको आरक्षण विधेयक का जिस तरह से अपोजिशन पार्टीज ने क्या कहते हैं विरोध किया, और ये कहा भी भारतीय जनता पार्टी ने कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और कीमत अभी चुकाना शुरू हुआ है। अब 2027 में फिर चुनाव है कई राज्यों में, वहां भी चुकानी पड़ जाएगी, मुझे तो यही लगता है। बिल्कुल रजनीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर बात कर रहे हैं दीदी के गढ़ में बीजेपी की सेंध। आपको बता दें कि 5 राज्यों में आज रिजल्ट घोषित होने हैं। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी 95 पर और बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, 157 पर है। और कहीं ना कहीं अब पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। असम की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस 95 सीटों पर है, कांग्रेस 29 और अदर्स 2 पर है। केरल की बात करें तो यहाँ पर 47 लेफ्ट प्लस है और कांग्रेस 89 पर है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सेंध लगा दी है और ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं क्योंकि 15 सालों से करीब ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में राज रहा है, तो ये एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। फिलहाल के न्यूज की खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज जरिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।